ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम चर्चा कर रहे हैं 16 से 30 अप्रैल के अंक की, जिसकी आवरण कथा सिविल सेवक बने विकास के ध्वजवाहक सहित पत्रिका में शामिल फ्लैगशिप योजना और कुछ अन्य समाचारों की कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने आपको जानकारी दी थी। आज भी अन्य समाचारों की उसी श्रृंखला को विस्तार देते हुए चलिए जानते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों को। G20 से जुड़े कार्यक्रम, वाराणसी को विकास की सौगातें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जापान पीएम की यात्रा और पश्चिम बंगाल की मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ सहित अन्य कार्यक्रम और अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महान सेनानियों की वीर गाथा इस अंक का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र 5 स्टार रैंक अधिकारी अर्जन सिंह, जिन्होंने न केवल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई, बल्कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती भी प्रदान की, जिन्हें अदम्य साहस के कारण भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जबरदस्त व्यक्तित्व, कामकाजी कौशल, नेतृत्वशीलता और रणनीतिक समझ उन्हें विशिष्ट बनाती थी, जिनकी शौर्य गाथा एक प्रेरणा है। ऐसे मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह को इस अंक की व्यक्तित्व की श्रेणी में स्थान दिया गया है, जिनकी जीवन गाथा को पत्रिका में पढ़ प्रेरणा ली जा सकती है। वैश्विक मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन भी पत्रिका में महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए है। भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया। जब हम किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यह खुशी की बात है कि आज विश्व जब अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को नई दिल्ली में उद्घाटन किया। इस तरह के आयोजन वैश्विक भलाई के लिए न सिर्फ आवश्यक हैं, बल्कि वैश्विक भलाई के प्रति भारत की जिम्मेदारियों का भी प्रतीक हैं। भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप भी बने हैं। बड़ी संख्या में किसान उत्पादक संगठन इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही हैं। गांव से निकलकर यह उत्पाद मॉल और सुपरमार्केट्स तक पहुंच रहे हैं। देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। श्री अन्न सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक, पोषण और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप क्षेत्र के दिग्गज और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। श्री अन्न और इस सम्मेलन की समस्त जानकारी आपको पत्रिका में मिलेगी। श्रोताओं, देश तेज गति से बदल रहा है। यह नए भारत का समय है। दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट और थिंकर भी यही कह रहे हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी और दो देशों के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के बीच वैश्विक सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले की प्राचीर से करीब 21 महीने पहले कहे गए वाक्य यही समय है, सही समय है से आगे बढ़कर आज दुनिया का कहना भारत का समय है कोई सामान्य बात नहीं है। वर्ष के शुरुआती 75 दिनों में राष्ट्र की उपलब्धियां और देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, यह इंडिया मोमेंट का ही रिफ्लेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का विषय द इंडिया मोमेंट रखने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज सभी इस बात को मान रहे हैं कि इट इज इंडियाज मोमेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान इंडिया मोमेंट को लेकर स्पष्ट किया कि इसमें प्रॉमिस के साथ परफॉर्मेंस भी जुड़ गई है। कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और वर्ष 2023 के शुरुआती 75 दिनों की उपलब्धियों सहित देश के हासिल किए गए नए सभी मुकामों की जानकारी पत्रिका से प्राप्त की जा सकती है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी में सुख और समृद्धि का एक और अध्याय जुड़ गया है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी पहुंचे और क्षेत्र के विकास के लिए 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने यहां से 1000 साल से अधिक पुरानी तपेदिक बीमारी के खात्मे के लक्ष्य की प्रतिबद्धता दोहराई और वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन के जरिए वैश्विक भलाई का भी संकल्प लिया। पिछले 9 वर्षों में टीवी मुक्त भारत के प्रयासों पर विश्व समुदाय ने प्रशंसा करने के साथ यह विश्वास भी जताया
कि भारत 2025 तक टीबी को समाप्त कर देगा। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन के दौरान लघु टीबी निवारक उपचार, राष्ट्रीय स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत की आधिकारिक शुरुआत, टीबी के लिए परिवार पर केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित कई तरह की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी। टीबी को समाप्त करने की दिशा में प्रगति के लिए राज्य स्तर पर कर्नाटक और जम्मू कश्मीर तथा जिला स्तर पर नीलगिरी, पुलवामा और अनंतनाग को सम्मानित किया। स्टॉप टीबी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुसिका दितियू ने पीएम मोदी से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 22 सितंबर 2023 को टीबी पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में उपस्थित रहने का भी अनुरोध किया। डॉक्टर लुसिका ने प्रधानमंत्री मोदी से टीबी के खिलाफ लड़ाई में विश्व के अन्य नेताओं का नेतृत्व करने और उन्हें प्रेरित करने का भी आग्रह किया। इस सम्मेलन के बारे में विस्तार से पत्रिका में बताया गया है। इसके अलावा पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के परिदृश्य को बदलने और इस शहर एवं आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान और सुखद बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खेलो इंडिया योजना के तहत सिगरा स्टेडियम पुनर्विकास के दूसरे और तीसरे चरण का शिलान्यास किया। वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजघाट एवं महमूदगंज सरकारी स्कूल के पुनर्विकास कार्य, शहर की आंतरिक सड़कों के सौंदर्यीकरण, शहर के 6 पार्कों एवं तालाबों के पुनर्विकास सहित विभिन्न परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इन सभी की जानकारी आपको पत्रिका में मिलेगी। श्रोताओं, वाराणसी के विकास और बदलते परिदृश्य के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहाँ से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से 1 साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। अब भारत के गांवों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों में रहने वाले इंटरनेट यूजर्स से भी अधिक हो गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल पावर कैसे देश के कोने कोने में पहुंच रही है। डिजिटल पावर बढ़ाने की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। भारत की तरफ से वित्त पोषित कार्यालय भारत सहित 7 अन्य पड़ोसी देशों को अपनी सेवाएं देगा और समन्वय बढ़ाएगा। भारत में सफलतापूर्वक विकसित दूरसंचार प्रौद्योगिकी दुनिया के अनेक देशों का ध्यान आकर्षित कर रही है। भारत दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट करने वाला देश है,
क्योंकि केवल 120 दिन में 125 से अधिक शहरों में 5G सेवाएं शुरू की गई हैं और देश के लगभग 350 जिलों में 5G सेवाएं पहुंच चुकी हैं। भारत का दूरसंचार और डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी है। दक्षिण एशिया के सभी मित्र देश इसका लाभ उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर भारत के 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण और 6G R&D टेस्ट बेड का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही कॉल बिफोर यू डिग ऐप की भी शुरुआत हुई। इसकी समस्त जानकारी पत्रिका में समाहित है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को G20 की अध्यक्षता के तौर पर बढ़ते ध्रुवीकरण और गहराते भू राजनीतिक तनाव के दौर में वैश्विक एजेंडे को आकार देने का अवसर मिला है। इस बटी हुई दुनिया में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मार्च के दूसरे पखवाड़े में देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा, वित्त और स्वास्थ्य, सतत वित्त, पर्यावरण और जलवायु, व्यापार और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्टार्टअप 20 समूह की बैठकों में विचार मंथन किया गया। शहरों की समृद्ध विरासत और संस्कृति से भी प्रतिनिधि रूबरू हुए। वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और नवाचार में नेतृत्व की राह। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत देश भर में अलग अलग ट्रैक और कार्य समूह की बैठकें हो रही हैं। पंजाब के अमृतसर में 15 से 17 मार्च तक शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई, जिसकी मेजबानी शिक्षा मंत्रालय ने की। बैठक में G20 के सदस्य देश, अतिथि देशों के साथ यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठन सहित 58 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान देश में लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही सीखने को बढ़ावा देना, भविष्य के कार्य के लिए क्षमता निर्माण की कड़ी को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने पर बल दिया गया। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT रोपड़ में संगोष्ठी और सम्मेलन से अलग एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी से वैश्विक स्तर पर नवाचार और अनुसंधान के भारत में अवसरों से अवगत कराया गया। G20 के प्रतिनिधि बैठक के बाद स्वर्ण मंदिर भी गए। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 21 से 23 मार्च तक सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 की फ्रेम वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक चेन्नई में 24 मार्च को संपन्न हुई। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक 27 से 29 मार्च के बीच गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई। बैठक में 11 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सदस्य देशों के 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। G20 की इन सभी बैठकों की विस्तृत जानकारी आपको न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में मिलेंगी। भारत की पड़ोस प्रथम की नीति में बांग्लादेश प्रमुखता से शामिल है। पिछले 9 वर्षों में भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की हर स्तर पर सहयोग बढ़ाने की मजबूत राजनीति, इच्छा शक्ति और मिलकर काम करने की इच्छा स्पष्ट देखी जा सकती है। इसी कड़ी में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने किया, जो दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस पाइपलाइन की नींव सितंबर 2018 में रखी गई थी। इस नई पाइपलाइन से हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति से न सिर्फ कृषि और उद्योगों को लाभ मिलेगा, बल्कि आपूर्ति खर्च और कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी। भारत बांग्लादेश के विकास साझेदारों में सबसे अग्रणी है। पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में विकास के लिए भारत ने किसी भी एक देश को दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि बांग्लादेश को दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020-21 में $10.8 अरब था, जो 2021-22 में बढ़कर $18.2 अरब तक पहुंच गया है। दोनों देश कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे निर्यात बढ़ेगा। भारत और बांग्लादेश ने सड़क, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाहों का एक नेटवर्क बनाया है, जिससे कनेक्टिविटी में काफी वृद्धि हुई है। इस साझेदारी की विस्तृत जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। श्रोताओं, इन सभी समाचारों को आप पत्रिका में विस्तार से पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार
और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।